वेलकम बैक नाजरीन। बात करें दालों की काश पे, इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात हो रही है कि पाकिस्तान में क्या ऐसे इकदाम हैं जो करने की ज़रूरत है जिनकी मदद से हम पाकिस्तान में दालों की काश को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से हम इस सारे प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, इससे पहले कि हम क्रॉप बाय क्रॉप इस पर मूव करें, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए कि किस तरह से हम अगर चाहते हैं कि हम इसमें एक रेवोल्यूशन लेके आएँ तो क्या क्या हमें इकदाम मजीद करने मैंने जैसे वो जिक्र कर रहा था पहले भी, लेकिन वो तसलसल थोड़ा सा रुक गया। वो यही है कि हमने 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए थे। ठीक। बीज और जड़ी बूटियों का कंट्रोल और तीसरा जो है ना मशीनरी, सही, मैकेनाइजेशन। जिस तरह से गंदम जो है, मेरे सामने हमेशा एक जो है ना जहन में गंदम की फसल रहती है, वो इतनी आसान बना दी गई है फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स। यानी आप देखिए किसी भी पहलू से गंदम बहुत आसान बन गई है। बिल्कुल सही। वो इस वजह से भी थी कि वो हमारी स्टेबल फूड है और उसके ऊपर तवज्जो भी बहुत ज़्यादा दी गई। अब हम इंशाल्लाह जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि हमने बीज पैदा करने का सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बना लिया है, बीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर क्वालिटी सीड बन रहा है और वो किसानों तक इंशाल्लाह पंजाब सीड कॉर्पोरेशन, सिंध सीड कॉर्पोरेशन और दूसरी जो है सूबाई महकमे हैं उनके ज़रिए कोने कोने में पहुँच रहा है। इसके बाद जो है जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, वो मैंने जिक्र किया कि मूंग और माश में हमने इसका मुकम्मल जो है वो कंट्रोल कर लिया। ठीक है। अब रह गई है मशीनरी के लिए हमने जो है ना वो बाहर से हम मंगवा रहे हैं। PRC का ये इनिशिएटिव है और जैसे ही, क्योंकि बाहर मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, हमें एक प्रोटोटाइप चाहिए, उसको हम अपने कंडीशंस में, अपने हालात में उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको देखेंगे, टेस्ट करेंगे। और हमारा जो फार्म मशीनरी इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहता है तो वो मॉडिफिकेशन लाएगा। इसके अलावा और भी जो बाहर से एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने जो है मदऊ कर रहे हैं और वो जो है हमारी कंडीशंस के मुताबिक जो हमारे यहाँ ऑलरेडी मशीनरी अवेलेबल है उसको कोई मॉडिफिकेशन करके जो है हमारी कंडीशंस के मुताबिक उसको ढालने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ साथ हमारे जो मशीनरी के एक्सपर्ट्स हैं फार्म मशीनरी इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर NARC में, वो उनके साथ सही। आप समझते हैं कि 3 इकदाम पे जिस दिन पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा, पाकिस्तान में दालों की फसल खुद कफील हद तक इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि ये 2-3 साल में हम जो है जो ना सिर्फ अपनी खुद कफालत हासिल कर लेंगे बल्कि हम ये एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। डॉक्टर साहब, अगर हम क्रॉप बाय क्रॉप बात करें तो क्या क्या फसल हासिल की जा सकती है? अगर मूंग की बात की जाए तो कितनी फसल, कितने मन, या कितने जो पर एकड़ के हिसाब से बात की जाए तो कितने मन क्रॉप हासिल की जा सकती है? ये बड़ी आसानी से, अगर आप इसकी जड़ी बूटियों, जिस तरह हमने जिक्र किया, जड़ी बूटियों का कंट्रोल हमने कर लिया, यही इसमें सबसे बड़ा इशू था। वरना पहले जो है ये इसकी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पहली जो किस्में होती थी कम थी। अब तो ये जो भी किस्में अब हम भी बना रहे हैं या दूसरे हमारे जो महकमे मुल्क के बना रहे हैं, वो सब किस्में जो है वो बड़ी बीमारियों के खिलाफ बड़ी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। तो अब जो है हमने जड़ी बूटियों पर कंट्रोल जो है ना हासिल कर लिया है। अब जो है पैदावार जो है इसकी तकरीबन आराम से, आसानी से 20 मन जो है ना फी एकड़ ली, 20 मन फी एकड़ पैदावार ली जा सकती है। वैसे तो यील्ड पोटेंशियल भी एक चीज़ होती है जो कि हर किस्म का इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन मैं औसत की बात, आप बात कर रहे हैं, औसतन बात कर रहे हैं कि जो हमारे पैटर्न्स हैं, जो हमारे किसान जिस तरह से काश्तकारी करते हैं, जो एक मुरवजा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ज़्यादा मॉडिफिकेशंस किए बगैर 20 मन तक पैदावार औसतन ली जा सकती है। क्या बेनिफिट्स है अगर हम इसको कंपेयर करें वीट के साथ? चूंकि बात करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि वीट काश नहीं की जाए और पल्सेस काश की जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होता। फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितनी वीट की ज़रूरत है, जितनी चावल की, जितनी शुगर की, कॉटन की, पल्सेस की, इसका एक बैलेंस रखना होगा। क्या समझते हैं कि वीट के मुकाबले में या दूसरी फसलों के मुकाबले में क्या ये ज़्यादा नफ़ा बख्श हो सकती है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारा कभी भी जो है ना मकसद ये नहीं है कि हमारा गंदम का एरिया कम हो जाए। हम कहते हैं कि हम उसमें खुद कफील हैं, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने जो है ना अब दालों में भी अपने मुल्क को खुद कफील करना है, ना सिर्फ खुद कफील करना है बल्कि हमने इसको एक्सपोर्ट, इंशाल्लाह इसको भी हमने वीट के साथ साथ एक्सपोर्ट तक लेके जाना है। तो हम लोग पहले से ही खुद कफील हैं चने में, जो काला चना है, हम खुद कफील हैं जो इसमें मूंग में, लेकिन हम चने में किसी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हर साल नहीं कर सकते। जब अच्छा मौसम होता है, बारिशें अच्छी होती हैं, तो हम
इतनी पैदावार हो जाती है कि हम बाहर भी भेज सकते हैं। लेकिन मूंग में हम लोग खुद कफील हैं, लेकिन बाहर भेजने के काबिल नहीं हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही हमने ये मशीनरी को ले आए तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको बाहर भेजने की इतनी पैदावार हो जाएगी मुल्क में कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अंदर हमने किया क्या है कि हमने जो है ना पोठवा रीजन को ही मैं एग्जांपल के तौर पर पेश करता हूँ। इसमें 5 ज़िले हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है कि तकरीबन 1.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया जो है ऐसा है कि जो वीट फैलो कहलाता है, यानी कि गंदम के बाद खाली होता है, सही, उसके अंदर मूंग और माश बड़े आराम से लग सकती है। ठीक, यानी वीट की फसल जब हासिल कर ली जाती है तो उसके बाद वहाँ पे कोई फसल काश्त नहीं हो रही होती है, क्योंकि बारिश का इलाका है वो, राइस काश्त नहीं हो सकता, राइस काश्त नहीं हो सकता, कोई भी दूसरी फसल नहीं हो सकती गर्मियों की जो है, क्योंकि वो ज़्यादा वो पानी मांगती हैं। जबकि दालें जो है ना थोड़े पानी में, जो बारिश में से जितना भी पानी जो हासिल होता है उसके ऊपर हो सकती हैं। वो तकरीबन 1.5 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि इस वक्त सिर्फ मूंग जो है वो तकरीबन 1 मिलियन या उससे थोड़ी सी कम एरिया पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और उसमें हम खुद कफील हैं। आप खुद सोचें, जब 1.5 मिलियन और एरिया, जब ये सारी रिसर्च के बाद, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बाद, ऑब्वियसली यील्ड भी बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी। जब आप 1.5 मिलियन पे कर रहे होंगे तो ना ये कि आप खुद कफील होंगे, प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाएगी, बल्कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो ऐड होगा ना एरिया, वो इसी सूरत हो सकता है कि जब हम जो है ना ये तीनों चीज़ें हम उसके ऊपर काबू डाल लें, सीड प्रोवाइड कर दें, उसके बाद जो है ना जड़ी बूटियों की तल्फी, क्योंकि ये आसान क्रॉप नहीं है, अब आसान हो गई। उसके बाद अभी तक मुश्किल है क्योंकि मशीनरी नहीं आई। जब ये मशीनरी भी आ जाएगी तो ये गंदम की तरह की एक महंगी है। क्या बहुत ज्यादा यूरिया, आपको नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है कि महंगी क्रॉप है ये? इसकी जरूरियात बिल्कुल ये नहीं है, ना तो ये ज्यादा पानी मांगती है, ना ही इसको ज्यादा खाद की जरूरत होती है। सिर्फ फास्फोरस खाद की जो है ना 1 बोरी सिर्फ हम रिकमेंड करते हैं, जो नीचे डाली जाती है फी एकड़, जो कि सबसे कम रिक्वायरमेंट है इसकी। देखिए ना, बाकी दूसरी जितनी भी फसलें हैं उसमें तो यूरिया और फास्फोरस, पोटाश और जिंक और दूसरी जो भी खादें हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसको तो जो दवाई हैं क्या वो बहुत महंगी? नहीं, वो भी 1100 रुपया फी एकड़ उसका खर्चा है। 1100 रुपया फी एकड़ उसका, जबकि लेबर अगर आप उसके ऊपर इस्तेमाल करें तो ये आप कंट्रोल भी नहीं पूरी तरह कर सकेंगे, और ये इसके ऊपर इतना खर्चा आ जाएगा कि ये क्रॉप अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर इतने ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर्स होंगे तो आप उसको एक ऐसी क्रॉप नहीं बना सकते हैं कि जिससे आप उसको ऐसे एक्सपोर्ट रिजीम में लेके जा सकें। आपकी बात बिल्कुल बजा है। सो अगर इसका खर्चा भी कम है और ये बारानी इलाके में भी हो सकती है, और जो ऐसी लैंड जो कि वीट के बाद अवेलेबल है, अगर ये ब्रेक थ्रू हो जाते हैं तो आई थिंक कि ये जो एरिया है सारे के सारा हमारा पोठवार का, जहाँ पे बाय एंड लार्ज जो लोगों का एक इन्हसार है वो किसी ना किसी तरह से ज़मींदारी पे होता है, तो उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी। उनको एक रेवेन्यू यहाँ से पैदा होना शुरू हो जाएगा, उनकी ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और उसके अलावा पूरे मुल्क में जो इसका इम्पैक्ट आएगा, प्राइसेस इसके कहीं कम हो जाएंगी। अच्छा, ये जो है बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि प्राइसेस भी कम होंगी, हम एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे, ओवरऑल जो मुल्क की इकोनॉमी है वो भी बेहतर होगी। ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें मैं जो देख रहा हूँ, बिल्कुल मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि अगर हम मैकेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो जाएं तो एक इनकलाब आ जाएगा दालों के अंदर मैकेनाइजेशन आ जाए तो ये एक इनकलाब आने वाला है। ठीक है, अब इसमें करना ये है कि हमने जो है ना सिर्फ पोठवार रीजन को एड्रेस करना है, हमने जो है ना राइस वीट सिस्टम है, ठीक है, वो एक बहुत लार्ज एरिया में है, वो भी तकरीबन उसका एरिया जो है ना वो तकरीबन बनता है 1.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 1.25 मिलियन हेक्टेयर वो एरिया है, उसको भी हमने कैप्चर करना है दालों के लिए। वो किस तरह से, जो टेन्योर होता है वो बिल्कुल वो किस तरह से करना है कि उसके लिए हमने हमारी तहकीक जारी है, और इसी फील्ड में के अंदर आप बहुत सारा देख सकते हैं कि यहाँ पर बाज़ के अंदर जो है ना फूल आए हुए हैं, ये पॉट बन चुके हैं, यहाँ पर फलियाँ बन चुकी हैं। बाज़ ऐसी किस्में हैं जो कि ये लेट हैं, अभी इनके अंदर जो है फली जो है ना वो बहुत पीछे है। तो ये हमने जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, जो 60 दिन में पक जाए, वो उसकी तलाश है हमें, वो हम किस्में बना रहे हैं ताकि वो राइस वीट सिस्टम में फिट हो जाए। सही। अच्छा, तो 3 क्रॉप हासिल हो जाएंगी, जबकि अब तक किसान जो है
पोठवार रीजन में एक फसल ले रहा है, गंदम ले रहा है, खाली है ज़मीन, फिर गंदम लगाता है या चना लगाता है या गंदम के साथ साथ, क्योंकि वही उसका मौसम है, गंदम के साथ चना या मसूर लगाता है, लेकिन और दूसरी कोई फसल नहीं लगा सकता। इस तरीके से अगर पोठवार में ये चीज़ लगनी शुरू हो जाएगी तो एरिया डबल हो जाएगा। तो गारंटेड फसल तो जरूर आ, तो इसमें एक हमने ये कैप्चर करना है एरिया, और दूसरा राइस वीट सिस्टम के अंदर जो है ना 1.7 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड एरिया है वो भी इंशाल्लाह इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमने जो है ना थोड़ी मुद्दत में जो पकने वाली किस्में हैं वो तैयार करनी है। कब तक ऐसा आप समझते हैं कि आप इसको कामयाबी से कर पाएंगे? क्योंकि आपने जिस तरह दिखाया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो भी फल पे पहुंचे हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो जिनसे आप फली भी हासिल बिल्कुल हो रही है। हाँ। तो कितना वक्त दरकार होगा कि आप समझते हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू आप कर लें? ये आप देख लें कि इसको अभी काश्त किए हुए 1 महीना ही तकरीबन हुआ है। ठीक। तो ये हमें जो है ना इसमें ज़्यादातर जो है ना किस्में वो तकरीबन 60 दिन में पक जाएंगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है हमारे सामने, ये जो काश्त हुई है इसमें फलियां बन चुकी हैं और ये मज़ीद 1 महीने के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगी और 1 महीना पहले इसको काश्त किया गया है। तो इसका मतलब है अप्रैल के इख्तिताम पे जो गंदम हासिल कर ली जाती है, अगर फ़ौरन इसकी बुवाई कर दी जाए तो बिल्कुल आप समझते हैं कि चावल की काश्त से पहले आप फसल हासिल कर पाएंगे। उसमें ये मसला है कि जहाँ पर आबपाशी की सहूलियात हैं, ठीक, वहाँ पर तो ठीक है, ठीक, लेकिन बारानी इलाके के लिए आपको जुलाई में ही लगाना पड़ेगा, इसलिए कि मॉनसून जो है वो स्टार्ट होता है जुलाई में। ठीक। तो उसके लिए आपको जब तक पानी मैसर नहीं होगा, नमी मैसर नहीं होगी, तो आप वो काश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ें, कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मार्केट को एस्टैब्लिश करना? जिस तरह आपने वीट की बात की, वीट सिर्फ उगाने के हिसाब से आसान नहीं बन चुकी है, उसका सीड, उसका मशीनरी सिर्फ आसान नहीं है, उसके एक प्रॉपर मार्केट डेवलप हो चुकी है, सपोर्ट प्राइस आती है, उसके एक मंडी बन चुकी है, किसान को कभी ये परेशान नहीं होना पड़ता कि उसके पास ये वीट खड़ी है, उसे पता है ये वीट कैश है उसके लिए, जब वीट हार्वेस्ट होगी उसको फ़ौरन पैसे मिल जाएंगे। इसकी अभी फ़िलहाल ऐसी कोई लार्जर स्केल पे मार्केट नहीं है, तो गवर्नमेंट को और बाकी जो प्राइवेटली लोग काम कर रहे हैं सारे ज़राई इजनास में, एक इसकी मार्केट इस्टेब्लिश करने की आप समझते हैं ज़रूरत है ताकि किसान को सपोर्ट किया जा सके? बिल्कुल ये हमने कई दफ़ा रिकमेंडेशंस भेजी हैं गवर्नमेंट की तरफ, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, कि इसकी जो है ना सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सपोर्ट प्राइस आ जाएगी तो इसका जिस तरीके से गंदम का रकबा बड़ा एक उसमें इजाफा होता रहता है, इसी तरह से इसमें भी होगा। और इंशाल्लाह जो किसान है हमारा वो बड़ा अक्लमंद है, वो ये नहीं है कि जो है उसको पता नहीं है, उसको सब कुछ पता है, तो वो जानता है। समझते हैं कि इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी एक सपोर्ट प्राइस बने, इसकी मार्केट को एस्टैब्लिश किया जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमने बड़ी डिटेल में सारे के सारे जो लेंटल्स, दालें जिन्हें कहा जाता है, उसको कवर किया, और इंशाल्लाह ताला हम आपके पास दोबारा आएंगे जब हमारे पास सारे का सारा मैकेनिज्म मुकम्मल हो चुका होगा, और हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से 2 महीने के अंदर इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है और प्रॉपर मशीन्स के थ्रू हार्वेस्ट किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने आज हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम का मकसद ये था कि जहाँ पे हम बहुत सारी ज़राई इजनास की बात करते हैं, नॉर्मली कॉटन, राइस, वीट जो बड़ी इजनास हैं, यानी गंदम होगी, चावल हो गया, इन पे बात होती है, दालों पे बहुत कम बात होती है। तो यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी था कि इस पर भी बात की जाए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में दालों की काश्त कम है, या कौन सी ऐसी दालें जिनमें हम खुद कफ़ील हैं, जिनमें खुद कफ़ील नहीं है उनकी क्या वजह है। जैसा प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने बताया कि इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, मज़ीद जो रिसर्च करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें मैकेनिज़्म ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि जिनसे इनकी हार्वेस्टिंग, यानी जो इससे फल हासिल करने का तरीका है वो आसान हो सके, कटाई के वक्त ऑटोमेटिक तरीके से मशीन्स के ज़रिए इसकी हार्वेस्टिंग की जा सके, जिस तरह गंदम की हार्वेस्टिंग की जाती है। गवर्नमेंट को इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी प्राइवेट कंपनी से भी जो कि इस फील्ड में है। ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, जहां पे आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में जा रहे होंगे, ये बहुत बड़ी सर्विस है कि अगर आप ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं मार्केट में और रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके या अपने तौर पे अप्रूव तरीके से वो किसानों तक ऐसी चीज़ पहुंचती है, तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी कि पाकिस्तान जो फूड सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह से हासिल कर सके। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।